Well, I think we do have a few people now over here. So let me start with the topic which I thought I would begin with. In the first few meetings, in the first 4 or 5 meetings, I believe we had talked about the uh, the symptoms, the screening, investigations for cancer, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए एंड दीज थिंग्स. तो आज आई थिंक उन सब बातों को रिपीट नहीं करके अपन थोड़ा सा बात करेंगे इनिशियली 5-7 मिनट के लिए कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. और मैं ट्रीटमेंट में यहाँ पे अभी सर्जरी की बात नहीं करूँगा, रेडिएशन की बात नहीं करूँगा, कीमोथेरेपी की बात करेंगे खाली कि कीमोथेरेपी के जनरली साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स. सो जस्ट गिव मी 5 minutes एंड देन आई थिंक विल ब्रेक इनटू अ ओपन हाउस. तो यू नो व्हाट, कीमोथेरेपी फ्रॉम व्हाट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, ज्यादातर जो लोगों को समझ में आती है वो ये आती है कि इंट्रावीनस होती है, नस में दी जाती है, इंट्रावीनस दी जाती है आईवी लाइन में सेलाइन के थ्रू. ओरल कीमोथेरेपीज भी होती हैं लेकिन उनकी ज्यादा इतना मतलब लोग अभी भी यही समझते हैं कि सेलाइन के थ्रू दी जाएगी. तो अपन उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन जो है कीमोथेरेपी के जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनकी बात करते हैं. सबसे पहले तो लोकल इफेक्ट क्या होता है कीमोथेरेपी का. लोकल इफेक्ट के अंदर में जिस नस के थ्रू हम सेलाइन देते हैं उस नस के अंदर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको कि फ्लेबाइटिस बोलते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. उसके अंदर में नस में सूजन आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ल्यूमन है, उसका जो जो बोर है वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होने लगता है और 1-2 थेरेपीज के बाद में वो नस एकदम हार्ड हार्ड आपको फील होने लगती है. हल्का सा दर्द होता है उसमें और एकदम हार्ड, जैसे कि कोई रस्सी का टुकड़ा हो ना, वैसे फील होने लगती है. एक वो लोकल कॉम्प्लिकेशन होता है कीमोथेरेपी का, जिसकी वजह से कि फिर वो नस को बार बार नहीं काम ले सकते हम लोग. दूसरा जो लोकल कॉम्प्लिकेशन होता है वो कि अगर उस नस में से दवा निकल जाए बाहर, जब क्या होगा. डिपेंड्स कि दवा कौन सी निकली है. और जनरली कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो आसपास में और जो टिश्यू होता है उसको भी डैमेज करती हैं. अल्सर हो जाता है वहाँ के ऊपर में, छाले बन सकते हैं वहाँ के ऊपर में, दर्द होता है वहाँ पे, हीलिंग में डिफिकल्टी होती है उस जगह के ऊपर में. लोकल इफेक्ट्स के बारे में आई थिंक इतने से काम हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो होते हैं कि सिस्टमिक इफेक्ट्स में उसको लेने से क्या होगा डॉक्टर साहब, इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है. देखिए, इमीडिएट इफेक्ट तो कोई भी इंट्रावीनस दवाई देते हैं तो उसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है. उस चीज से एलर्जी हो आपको, दवाई शायद काम कर जाए लेकिन दवाई देने से आपको एलर्जी है. दवाई देने से एलर्जी है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. आदमी को घबराहट हो सकती है, इचिंग हो सकती है, छाती में लग सकता है कि एकदम से कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, सांस में तकलीफ हो सकती है, बीपी फॉल कर सकता है. ये उसके एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्यूजन रिएक्शंस उसी समय को जो हो जाते हैं. किसी भी हद तक इन्फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है. बीपी एकदम से फॉल कर गया, एकदम से ये भी हो सकता है कि एलर्जिक रिएक्शन से, इन्फ्यूजन रिएक्शन से आदमी की जान पे बनाए. हो सकता है आईसीयू शिफ्ट करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े. ये सब जो है इन्फ्यूजन एलर्जिक रिएक्शन के एक उसमें एक अलग एक्सट्रीम है उसका. दूसरे जो होते हैं रिएक्शन उसके, जैसे जो भी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं, एड्रियामाइसिन है, साइक्लोफॉसफामाइड है, टैक्सोल्स है, प्लैटिनम्स हैं, इन दवाइयों से क्या हो सकता है. और वेल, इन दवाइयों से नौशिया है, जी मचलाना है, वॉमिटिंग है, जैसे केपसाइटोबिन है, डोसीटैक्सेल है, इनको लेने से डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है. लेडीज को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है लेने से कि डॉक्टर साहब बाल चले जाएंगे. वेल, मैं उस बात से डिस्प्यूट तो नहीं कर सकता कि बाल चले जाएंगे आपके दवाई लेने से, लेकिन एक बात जो उस समय सोचने की होती है फिर ये बात होती है कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. आपके बाल ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इलाज ज़्यादा ज़रूरी है ना. उस बात को जो है ध्यान में रख के उसके बाद में सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना. कि मतलब बाल रखना चाहते हैं कि इलाज करना चाहेंगे ना. उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है.
उसमें सबको इलाज चाहिए भाई, और सबका इलाज होना भी चाहिए, है ना। बालों का ऐसा है कि जनरली बाल जो है वापस आ जाते हैं, हालांकि उतने तो नहीं आते हैं जितने की जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी इतने आ जाते हैं कि आप अपने बालों को देख के खुश हो सकते हैं वापस से कि हाँ, वी आर ऑलमोस्ट देयर अगेन, है ना। तो उस बात को जो है, हेयर लॉस को ये सोच के जो है एक्सेप्ट कर लीजिएगा। दूसरा होता है कि खाने की रुचि अरुचि चेंज होती रहती है। जो चीज़ शायद आगे अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लगेगी, जो चीज़ आगे नहीं अच्छी लगती थी खाने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा ही नहीं होती है, खाना आपके सामने पड़ा है, खाया नहीं जाता, यू नो। ये सब इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम एज वी कैन कॉल इट, राइट। उसमें क्या करना चाहिए, आपको लिक्विड्स खाने चाहिए। सॉलिड खाने में तो तकलीफ होती है, लेकिन लिक्विड तो जल्दी से जो है उसको पी सकते हैं, तो आराम काफी मिल जाता है और आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है पूरा। नेल चेंजेस हो सकते हैं, स्किन चेंजेस हो सकते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनकी की न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, टैक्सेंस होते हैं ना, न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, हाथ पांव के अंदर में झंझनाहट होने लगती है, उंगली से कुछ उठाने में तकलीफ होने सकती है, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, अच्छे से साइन नहीं कर पाते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं सारे हाथों की। ऑक्सैलिप्लाटिन एक दवाई है, उसकी वजह से होती है। तो इन सब को फिर इन दवाइयों को रोकने में, डोज कम करने में, इंटरवल को इनको बढ़ाने में समझदारी होती है, और ऐसे ही जो है इनका किया भी जाता है। थकान रहती है आदमी को काफी, मतलब कीमो के बाद में किसी किसी को थकान, किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन रह सकती है, थकान रह सकती है। उसके अलावा स्किन चेंजेस, जैसा मैंने बताया, नेल चेंजेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ हेयर, सब दवाइयों का जो है, या ज्यादातर दवाइयों का इशू से लिवर के ऊपर में असर हो सकता है। लिवर के जो एंजाइम्स हैं, अपन जो लिवर की जो जांच करते हैं, एलएफटी जिसको बोलते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और सब जांच करते हैं लिवर की, उनके हिसाब से जो है फिर उनका दवाइयों का एडजस्टमेंट किया जाता है। दवाई की डोज को कम करा जा सकता है, स्पेसिंग ज़्यादा करी जा सकती है दवाई की। ऐसे ही जैसे कि कुछ दवाइयाँ जाके लिवर को अफेक्ट करती है, कुछ दवाइयाँ जाके किडनी को भी अफेक्ट करती हैं, तो उनमें भी जो है क्रिएटिनिन लेवल कितना है, क्रिएटिनिन का क्लियरेंस कितना है किडनी से, उसके हिसाब से उन दवाइयों के डोजेस पे एडजस्ट करी जा सकती है। इरिटेबिलिटी रहती है आदमी को, आदमी कोई बीमार होता है, उल्टी हो रही है, हल्का सा नौशिया हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो जाहिर है आदमी को चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर में। तो यदि कोई आपके यहाँ पे हो, आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो, थोड़ा सा उसको समझने की चेष्टा कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा उसके साथ में। इरिटेबिलिटी जिस आदमी को लंबी बीमारी है उसके लिए इरिटेबिलिटी स्वाभाविक है। और इसी प्रकार से सारे ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट हो सकते हैं। कोई सी दवाई से कोई सा सिस्टम इफेक्ट होता है, कोई और दवाई से कोई और सा सिस्टम इफेक्ट होता है। तो नाउ आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छा, एक बात जो मैं आपको जो बताना भूल गया वो ये है कि जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट की एक ग्रेडिंग होती है, एक स्केल बना रखा है हम लोगों ने। जनरली 0 to 5 तक का स्केल होता है, 0 to 4 तक का स्केल होता है। तो जिस तरह से आप लोग सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं कि एक दिन के अंदर में 3 उल्टी हुई है, या कि 4 लूज मोशन हुए हैं, या कि इतनी देर तक नौशिया रहा है, या कि हाथ पांव से इतना इतना कोशिश करने पे ये काम कर सकते हैं, इतनी ताकत है, उसको लेके इन सारे साइड इफेक्ट्स की जो है ग्रेडिंग होती है, और उसके हिसाब से आगे का जो है इलाज किया जाता है कि किस आदमी को किस ग्रेड का साइड इफेक्ट हुआ है। ऐसे ही अपने जो लैब पैरामीटर्स होते हैं, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट कितना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कितना है, कीमोथेरेपी के बाद में इन्फेक्शन का चांस भी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वाइट सेल काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है, ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं इन सब की भी ग्रेडिंग होती है। फ्रॉम 0 to अप टू 4 इनकी भी ग्रेडिंग होती है। तो जैसे जैसे रिकवरी होती है, जितनी जितनी ग्रेडिंग होती है, जितनी जितनी ये ग्रेडिंग का स्कोर होता जाता है, उसके हिसाब से जो है दवाइयाँ एडजस्ट होती जाती हैं। तो ये सब बात आज के लिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के लिए थी। मेरे ख्याल से अब आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, जिनके भी मन में कुछ भी सवाल हो, तो
आई एम ऑल हियर, तो अपन लोग इस बारे में बात कर सकते हैं आगे। सो प्लीज कैरी ऑन। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। हम जयश्री चौधरी। जी बोलिए। मेरी मदर इन लॉ 92 ईयर्स ओल्ड है, उनके ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो वो करीब 1 साल 10 महीना हो गया है, वो टामोडेक्स मेडिसिन ले रही है। और मतलब उसके बाद वो 1 साल 4 महीना तक मेडिसिन ली टामोडेक्स। उसके बाद उन्हें डॉक्टर कौशिक चैटर्जी को यहाँ कलकत्ता में दिखा रहे थे, अभी भी दिखा रहे हैं उनको। तो बीच में 4-5 महीना के लिए स्टेजोनेक्स 1 mg दिए थे उनको। तो वो 4-5 महीना के बाद वापस से अभी 10 अप्रैल को वापस हम लोग गए। उनका मिडनाइट में थोड़ा थोड़ा सा क्या होता था ना, कभी कभी रेड स्पॉट लग जाता था, मतलब ड्रॉप निपल के पास में, ब्रेस्ट कैंसर में मतलब निपल के पास रात में मतलब ब्लड स्पॉट आ जाता था। तो वापस हम 5 महीना बाद वापस से गए डॉक्टर साहब को, तो स्टेजोनेक्स वापस बंद करके वापस टामोडेक्स 20 mg स्टार्ट कर दिए ऑन 11 अप्रैल से। तो अब कल और आज रात मतलब सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग उनके हैवी ब्लीडिंग होने लग गई। तो उनको पकड़ के रखे, थोड़ा सीधा लेटा के रखे, तो उनकी कुछ देर बाद ब्लीडिंग थोड़ी कम हो गई। फिर थोड़ा गौ जूस दे के उनका ड्रेसिंग कर दिए तो कुछ देर बाद उनका ब्लीडिंग रुक गया। अभी दिन भर कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। एक बात, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये जो फोरम है इंडिविजुअल ओपिनियन के लिए और इंडिविजुअल इलाज की मैं नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा आपकी। अच्छा। क्योंकि मैंने मरीज नहीं देखा आपका ना, और मैं चूंकि ना हिस्ट्री नहीं जानता, और फिर सबसे बड़ी बात यह है आप किसी और के ट्रीटमेंट के अंदर में। पर डॉक्टर साहब आपको अगर दिखाना चाहेंगे तो कैसे करें? आप फिर मेरे अस्पताल में आके मेरे को दिखाइएगा, ये कीजिएगा। कौन सी हॉस्पिटल में सर? आपका नंबर मुझे बता दीजिएगा, मैं बोलूंगा मेरा ऑफिस आपसे कांटेक्ट कर लेगा। अच्छा, मेरा नंबर अभी बता दूं मैं आपको? क्या हुआ बताइए। किसका बताएं? तुम्हारा बताओ। मेरा 84430। हाँ बोलिए। 84430 हाँ 94 हाँ 310। ठीक है, ओके आई एम जयश्री चौधरी। ठीक है। अच्छा, 92 ईयर्स ओल्ड है वो, फिर मदर इन लॉ तो आ नहीं सके, तो आप कैसे करें फिर हम सर? I can at least see the papers before everything else. फिर से बोलिए। मतलब मैं अगर और कुछ नहीं तो कागज तो देख सकूंगा ना उनके एक बार। बिल्कुल। कल सर वो भी करवाए थे, कल हम लोग यूएसजी भी करवाए थे ब्रेस्ट का। I think we can stop the discussion over here. ओके सर, ओके। और फिर I think अपन औरों को चांस देते हैं, औरों को। बिल्कुल सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये इकोस्प्रिन लेते हैं, सुबह के समय इंटरनल होता है, ब्लीडिंग होता है, पर इकोस्प्रिन 2-3 दिन बंद कर सकते हैं क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल बंद करनी भी चाहिए। करनी चाहिए ना। थैंक यू सर। जी थैंक यू। ओके थैंक यू सर। या एक तो जो बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इस फोरम में, एक तो वो ये है कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट इस फोरम के ऊपर में नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि एक तो आई नीड टू नो द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, कितना है, कितने टाइम से ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। खाली 2 बात मैं यहाँ पे सुन के आपकी इलाज में नहीं बताना चाहता हूँ ना, नहीं बता सकता हूँ इनफैक्ट। और फिर एक बात और होती है, जरूरी है कि आप किसी और के अंडर में ट्रीटमेंट के अंदर में है ना, मैं अगर उसमें इंटरफेयर करता हूँ, इट इज अगेंस्ट आवर एथिक्स। तो अपने ऐसा कोई काम नहीं ऐसा करेंगे जिसमें कि किसी और को भी तकलीफ हो, है ना। ओके, नहीं सॉरी की बात नहीं है, आप लोगों को नहीं पता होता इसलिए बता रहा हूं। आपके पास आना चाहते थे, किसी ने रिकमेंड किया था, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी सर बाद में। चले, मेरा ऑफिस आपसे कांटेक्ट कर लेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, हु एल्स? तो Nikhil, you have any opinions on the teleconsultation like this? Sir, whatever the points that you mentioned is very much correct, sir, because unless and until
I think we've lost Nikhil. Anyway, Sir, but is it audible, sir? yes, you're audible now, Nikhil. Yeah, sir, I absolutely agree with you. Actually, just by having a conversation, I don't think so. It is possible, to give any recommendations. So unless and until you see a paper or the reports, or if it's person in person, because this is not just a common cold or flu That's or right. something like that. Absolutely. Yeah. So I think this is very specialized, very specific treatments, and everything has to be moduled. So for that, I think personal consultation, physical meeting is very important. That's what I understand, sir. Right. Okay. Now, today in this meeting, we got Dr. Avik Mandal with us. So, and Avik is a radiation oncologist. He has joined us recently. Avik, I would want you to introduce yourself, and so that people know that you are also available, and in case they have any questions, they can always shoot them towards you rather than towards me. We welcome Dr. Avik Mandal, sir. Avik, we are waiting for you. I guess Avik मंडल को बोला मैं ज्वाइन करेगा Avik को बोलेगा अच्छा ये माइक ये रहा यहाँ पे है ना the mic is off. Anyway, Avik, as soon as your mic is on, you please come in, okay? And I think in the meanwhile we can talk to yeah. Okay. Yeah, am I audible now? Yes, Avik, you are audible now. Please carry on. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. First of all, it's very excellent talk, sir, and you have highlighted the important side effect profile of the chemotherapeutic drugs. Myself, Dr. Avik Mandal, I'm a radiation oncologist, and I'm ex-assistant professor of All India Institute of Medical Sciences, Raipur. And recently I have joined Medalla Cancer Care Center. So for any radiation related queries and consultation, I am available in this hospital. Okay, Avik, now let me ask you something. I'm sorry. I think I interrupted in your introduction. No, sir, please proceed, sir, please. अच्छा, तो अभी एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे. Now that you are such a learned man amongst us, कि you treat cancers with radiation, right? है ना? Yes, sir. Yeah. Radiation oncology that is what it is all about. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अभी कि क्या सारे कैंसर्स को रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं आप? सारे कैंसर का तो रेडिएशन के साथ ट्रीट नहीं हो सकता है, बट अमंग द सॉलिड मैलिग्नेंसीज एक्चुअली कैंसर को अगर दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है कि सॉलिड मैलिग्नेंसी वर्सेस हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज. तो सॉलिड मैलिग्नेंसीज में बहुत सारे कैंसर्स हैं जिसको हम लोग रेडिएशन के साथ डेफिनेटिव इंटेंट पे ट्रीट कर सकते हैं. इवन वी कैन क्यूर द कैंसर विथ रेडियोथेरेपी. Okay. Like the cervical cancer जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, that cancer we can treat and we can cure that cancer with radiotherapy. Right. And other malignancies में जैसा कि lung cancer अगर है जो operable नहीं है, stage 3 onward lung cancer, non-metastatic lung cancer, उसमें भी हम लोग केमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी कर सकते हैं. Okay. इसोफेजियल कैंसर, इसोफेजियल मैलिग्नेंसीज अगर वो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का है जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, उसमें भी हम लोग डेफिनेटिव इंटेंट पे केमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें भी है. Okay. So Avik, then let me ask you कि
ऐसे कौन से कैंसर हैं जिनको कि रेडियोथेरेपी नहीं दे सकते आप? रेडियोथेरेपी नहीं दे सकता है अगर पेशेंट का जनरल कंडीशन पेशेंट को अलाउ नहीं करता है, हम लोग के अलाउ नहीं करता है कि इसमें टॉक्सिसिटीज ज्यादा हो सकता है, जैसे कि पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत पुअर है. In those scenarios, we can probably can put the patients in the base supportive care. Okay. तो इसलिए पेशेंट का जनरल कंडीशन एंड एग्जामिनेशन इज आल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द प्लान ऑफ मैनेजमेंट. Okay. Yeah. Hello, Dr. Ovik. हाँ सर. Dr. Kabasi, please carry on. I think head and neck cancer previously said that it is the bread and butter of radiotherapy. So you can highlight that thing also. Yes. Previously, cervical cancer was the bread and butter of radiation oncologists, but with the improvement of socioeconomic status, the gynecological malignancies, cervical cancers are gradually declining. On the contrary, with the tobacco use and tobacco chewing, the head and neck cancers is in the rising trend in India. और सर आप बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किए हैं, जैसा कि रिसेंटली हम लोग अभी ये पान मसाला टोबैको एडवर्टाइजमेंट लेके जो देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया में, तो ये सब चीज डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर रहा है द राइजिंग ट्रेंड ऑफ द हेड एंड नेक कैंसर. तो इसमें भी रेडियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है. If the head and neck cancers are in advanced stage, then the operation is not possible. In those scenarios, we can treat the patient with radiotherapy. And in my personal experience, as a CA tongue operation possible nahi tha, but we treated the patient with chemo-RT, and after 3 months, we did PET CT, and there was complete metabolic response. Yeah. Well, now that I can hear Dr. Kabasi also is joined the meeting as always. So, and I think all of you know that Dr. Kabasi is the senior most radiophysicist in the state, and is a very accomplished man and a very highly learned individual. So, let me ask you, Dr. Kabasi, like you said, radiotherapy, bread and butter, head and neck tumors, treated on a LINAC. What exactly is a linear accelerator and how does it work for people? Nowadays, we are always commonly said that it is a targeted therapy. In case of chemotherapy, also it is targeted therapy, and in radiotherapy, always called it. So we have the technology. Hello. Sir, his connection got mute, sir. Dr. Kabasi, I think you have muted yourself. Hello. Yeah, abhi sun raha hai. Yeah. So, but I said that it is the era of targeted therapy. In chemotherapy, also you said that targeted chemotherapy, and in radiotherapy, you always call that it's a targeted therapy. It means that we want to treat the cancer properly. In fact, unfortunately, when we treat with radiation, we unfortunately give the radiation to the normal cells. That is the main issue from our side. But nowadays, technology is so advanced that we can treat mostly to the cancer tumor, sparing the organs of risk or normal tissue. That is the main issue. Which can be obtained from the high-end linear accelerator with a very sophisticated software. That is the recent era, so that we can we cannot damage the normal tissues, we cannot damage the organs of risk therapy, so that patient can be comfortable with that. No, I had asked you another question. It is nice that you've answered this question as well, which I would have asked you anyway. You know, what I'm trying to ask you and to explain to our audience is that what is a linear accelerator and how does it work? मतलब ऐसा क्या मशीन है जिसके नीचे को पेशेंट को लिटाते हैं तो उसका कैंसर ठीक होता है? क्या मैकेनिज्म है, उसमें से क्या निकलता है मशीन में से?
Linear accelerator is basically is a X-ray machine, but it's not normal diagnostic X-ray machine. It is very high energy X-ray is being emitted from this machinery. Normally in diagnostic X-ray, we use kV range of X-ray, kilo voltage, whereas in linear accelerator, we use mega voltage X-ray, means 1000 times more energetic than the diagnostics X-ray. So what happens for this high energy diagnostics X-ray? It can penetrate. It can penetrate through the tissue, through the bones, to the tumor, so that it can treat the tumor without hampering this normal tissue and bones, etc. So that is the main use of linear accelerator. Now, with the latest technology, this linear accelerator has this dynamic MLC. That means it can give the radiation to the particular space where we want, actually. So clinicians draw the structures where they want to give the radiation. It may be any shape. It's not a square or rectangle. It can be any shape, any type of shape, any irregular shape. And we can treat that irregular shape with the high energy linear accelerator, with the dynamic MLC, and with a high energy, with a high sophisticated software. Okay. Thank you very much. Now, Avik, Dr. Kawasi just said कि he can precisely direct the beam of radiotherapy. जहाँ पे देना होता है खाली उसी जगह पे दे सकते हैं, और आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, लिवर है, किडनी है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, इन सबको बचा सकते हैं, इनका जो भी मशीन का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से। अब रे को दे तो सकते हैं वहां के ऊपर में, कितना देना होता है ये कैसे डिसाइड करते हो तुम कि ये ट्यूमर को इतना रे देना है, इस ट्यूमर को इतना रे देना है? तो एक तो रे का यूनिट क्या होता है, किस नाम से बुलाते हैं उसको यूनिट को, और कैसे डिसाइड करते हो कि इस ट्यूमर को इतना देना और उस ट्यूमर को उतना देना? Avik, are you there with me? Am I audible, sir? Yes, you are audible now. I can hear you. Yes. Am I? Yeah. रे को सर हम लोग यूजुअली ग्रे यूनिट पे डिसाइड करते हैं, and that is the beauty of the conformal radiotherapy, that we can very well spare the normal tissue structures, and we can target the tumor, only the tumor part. The radiotherapy doses definitely it differ from different anatomical sites. Usually 70 gray हम लोग use करते हैं in the head and neck for the tumor, and it is a radical dose. जब इतना एडवांस्ड लीनियर एक्सीलरेटर्स वगैरह अवेलेबल नहीं था, तब शायद ये 70 ग्रे अचीव करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आसपास स्पाइनल कॉर्ड रहता है जिसका नॉर्मल थ्रेशोल्ड होता है 45 ग्रे। तो ये 70 ग्रे तक अचीव करना आज से 10 साल पहले most of the centers cannot achieve it, but nowadays with the linear accelerators we can give radiotherapy, and even हम लोग re-radiation भी कर सकते हैं after 2 years. किसी को 70 ग्रे से ट्रीटमेंट किए हैं, उसके बाद उसका recurrence आ गया है पेशेंट का unfortunately, but still we can irradiate the patients. और बाकी सब साइट में जैसा कि सर्विक्स और अदर गायनोकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में हम लोग 45 to 50 ग्रे तक देते हैं, उसमें डोज थोड़ा कम रहता है। Okay. और हेड एंड नेक केसेस में अगर ये पोस्ट ऑफ केसेस हैं, ऑपरेटेड केसेस हैं, तो 70 ग्रे तक ऑब्वियसली नहीं देंगे, देन वी विल गिव ओनली 60 to 66 ग्रे। ओके, थैंक यू अविक, थैंक यू। और सर और एक टाइप का इम्प्लांट रेडियोथेरेपी है, the symptoms of pain, if there is any spinal cord, तो में कम डोज में रेडियोथेरेपी दी जाता है। It's a very soft
radiotherapy. Like I think सिर्फ 2 हफ्ते में voice is radiotherapy breaking away. Your voice is breaking. I don't think anybody Okay, has. I'm sorry. Anyway, चलिए फिर सुनते हैं आपकी बात को. हाँ, but let me take 2 questions which I have got over here. 3 questions rather. The first one is from Neelab Mishra, and this person wants to ask which type of diet is suitable for cancer patients. Is protein animal or vegan or carbs or multivitamins or more fresh uncooked food or more fiber rich diet? Well, you asked me practically about the entire kitchen, I would say. You know, what I need to say is that, as always, a balanced diet is a good diet as a rule of the thumb. But having said that, cancer patients need to take in a high protein, high calorie diet because of the catabolism which is going on in the body. Tissue breakdown होता है, काफी breakdown होता है, tissue breakdown कुछ इलाज की वजह से होता है और कुछ ट्यूमर को ज्यादा चाहिए होता है, उसकी वजह से होता है. So plus these days, I mean, until now it was a rather sideline topic कि कैंसर में क्या खाना चाहिए, लेकिन अब इसके ऊपर में भी काफी काम हो रहा है, काफी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर में भी. एंड यू नो, वेरी सून वी विल हैव पक्का गाइडलाइंस इनको बोलते हैं इस बारे में कि कैंसर के किस कैंसर के पेशेंट को क्या चीज ज्यादा खानी चाहिए, क्या चीज उसको कम खानी चाहिए. लेकिन एज अ रूल ऑफ द थंब, कैंसर पेशेंट इलाज पे है या कि इलाज पे नहीं है, उसको इतना खाना चाहिए कि उसका वेट नहीं गिरे. राइट. अगर उस पेशेंट को अगर शुगर है तो उसको शुगर की चीजें फिर कम खानी चाहिए, अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो उसको ब्लड प्रेशर की चीजें कम खानी चाहिए, लेकिन खाना फिर भी इतना खाना चाहिए कि उसका वेट नहीं गिरे. एज ऑफ नाउ दिस इज अ गुड रूल ऑफ द थंब. आगे आगे जैसे जैसे एडवांसेस होते रहेंगे वैसे वैसे बात भी करते रहेंगे अपन. अच्छा, then comes how long do side effects of cancer last? Well, it is a very ambiguous question, I would say, but at the same time a very loaded question as well. देखिए, कैंसर के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो जैसे हर चीज का होता है. शॉर्ट टर्म तो जैसे इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट लेके आए हैं, कीमोथेरेपी लेके आए हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शन, ये सब हो सकता है. इन्हीं बातों को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के अंदर में देखें, आदमी को इनफर्टिलिटी हो सकती है, लेडीज को पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों में कीमोथेरेपी दे देते हैं तो उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है. तो हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट? वेल, दे कैन लास्ट यू अ लाइफ टाइम. आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन कितने भी टाइम तक जो है ये साइड इफेक्ट्स आपको रह सकते हैं और आपके ऊपर में दिख सकते हैं वो साइड इफेक्ट्स. Then comes the third question, which is difference between adjuvant and neoadjuvant chemotherapy. Well, you know, as the name sounds, adjuvant is added to something. Adjuvant, we would have adjuvant treatment is a treatment which is given after the main treatment is over, which is usually surgery, right? तो surgery के बाद में जिसको रेडिएशन देते हैं, adjuvant रेडियोथेरेपी हो जाती है. जिसको कीमो देते हैं वो एडजुवेंट कीमोथेरेपी हो जाती है. न्यू एडजुवेंट क्या होता है? वी स्टार्ट विद दैट ट्रीटमेंट एंड यू नो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्जरी, किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है और हम ऑपरेट नहीं कर रहे उसको, पहले उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी. रेक्टल ट्यूमर्स में क्या करते हैं आजकल? रेडिएशन न्यू एडजुवेंट देते हैं, रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले दे देते हैं वो, राइट. उससे सर्जरी करने में सुविधा होती है. तो उस सूरत में वो जो सर्जरी के पहले जो रेडिएशन और जो कीमोथेरेपी दे देता है रेक्टल ट्यूमर्स में, उसको न्यू एडजुवेंट कहा जाता है. तो एडजुवेंट में और न्यू एडजुवेंट में ये फर्क होता है, टाइम का फर्क होता है, किस टाइम दी गई है, किसके पहले दी गई है, मेन ट्रीटमेंट के पहले दी गई है या कि जो मेन ट्रीटमेंट है उसके बाद में दी गई है. ये फर्क होता है न्यू एडजुवेंट और नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी में या रेडियोथेरेपी में.
Anything else? So we've talked about the side effects of chemotherapy. We talked about diet, adjuvant, neoadjuvant, how does a LINAC work, and Dr. Avik was so nice to introduce himself as the new radiotherapist at Medela. और देखें अगर किसी और को और कुछ अगर डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो तो, और anybody else, we are all here. And one thing now that I would want to ask, if there are अगर और कोई questions नहीं है किसी के पास, तो मैं चूंकि डॉक्टर काबासी यहाँ पर है हमारे पास में, तो उनसे पूछना चाहूँगा मैं. डॉक्टर काबासी, are you here? You are here. Yes, sir. You are here. Now, you know, what I would want to ask you and explain to our audience is that अभी आपसे सुना था थोड़ी देर पहले कि लीनियर एक्सेलरेटर में से हाई एनर्जी एक्सेस निकलती है, टिश्यू पेनिट्रेट करती हैं और उससे जो है टिश्यू के बीच में जो कैंसर सिचुएटेड होता है उसको खत्म कर सकते हैं ना, उसका इलाज हो सकता है. Right. लेकिन लीनियर एक्सेलरेटर जब यहाँ पे मेडेला में लगा रहे थे तो उस समय कई लीनियर एक्सेलरेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें भी इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं. हाँ. तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या यूज होता है और ये किस काम आते हैं, मतलब क्या यूज है, किस काम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो और किस लिए, मतलब एक्सरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए मेरे को? If the cancer is in superficial on the skin or below the skin, then it is necessary electrons is useful for treating that superficial cancer. And even in breast case also, for booster dose for a certain space, electron is necessary. But nowadays the use of electrons are decreasing actually. Okay. So because of this rapid arc and IMRT software is available, and with that availability, this with the 6 MB X-ray we can do a lot of things. I see. So anyway, electrons is useful for very superficial cancer on the skin, but right below the skin, electron is useful for that type of cancer. Acha, okay. So now that Dr. Avik, you have been at the All India Institute also, and you got such a vast experience of radiotherapy behind you. I mean, have you actually used electrons for skin tumors, for skin infiltrations, for CA breast and all? कभी काम लिए आप लोग? हाँ सर, कुछ पेशेंट्स के लिए तो काम किए हैं, जैसा कि स्किन कार्सिनोमा के लिए तो इलेक्ट्रॉन मतलब दी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जाता है. अच्छा. जिसमें कैंसर ट्यूमर वेरी सुपरफिशियली, तो ये सब सिचुएशंस में वी कैन ट्रीट द ट्यूमर विथ इलेक्ट्रॉन्स. और अगर चेस्ट वॉल में ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है जिनका ऑपरेशन हो गया है और कार को हम लोग इलेक्ट्रॉन से बूस्ट कर सकते हैं. ओके. तो इसमें क्या होगा, ये सब थेरेपी का जो डोज है वो अनवांटेड डोज कम जाएगा. ओके. बट इलेक्ट्रॉन से ट्रीट करने का एक डिफिकल्टी है कि अगर द साइट इज अनइवन और इरेगुलर इन शेप, लाइक फ्लैट सरफेस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन से ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है टेक्निकली. आई सी. ओके, राइट. तो चले, ठीक है. अभी इट वाज नाइस ऑफ यू टू एक्सप्लेन इट टू अस कि इलेक्ट्रॉन के क्या अच्छे पॉइंट्स होते हैं और क्या इनके शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं. तो आई गॉट अनदर क्वेश्चन ऑन द चैट बॉक्स व्हिच सेज दैट are there any side effects that we should inform the treating doctor immediately?
Well, I think there are all the side effects, I believe, which you think are not being manageable by you at home, या कोई unusual side effect कोई ऐसा हुआ है जो कि आपके डॉक्टर ने नहीं बताया है, तो वो इमीडिएटली फोन करके उसको बताइएगा. देखिए, ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले, कीमोथेरेपी शुरू होने के पहले आपको बताते हैं सब कि आपको कीमो के जिस दिन डिस्चार्ज करके जाएंगे, आपको 2-3 रोज तक 1-2 उल्टी हो सकती है, 1-2 लूज मोशन हो सकता है, सिर चक्कर आ सकता है, आपको बुखार हो सकता है, एंड यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन आपको आपके डॉक्टर ने बताया था कि 2-3 उल्टी आ सकती है, आपको लेके 6-7 उल्टियां हो गई हैं दिन के अंदर में. ये आपको बताने वाली बात है ना. लूज मोशन उसने बोला था कि 3-4 हो सकते हैं, आपको 8-10 हो गए, वो बताने वाली बात है डॉक्टर को. मतलब कुछ चीजें, और वो ऐसा ऐसे समझ में आने लगती हैं आपको कि किस समय डॉक्टर को फोन करना है, किस समय नहीं फोन करना है डॉक्टर को. वो बात आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आने लगती है धीरे धीरे. बट एज अ रूल ऑफ द थंब, जो भी चीज से आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है, वो आपको डॉक्टर को बात करके आपको बताने की होती है उसको, राइट. अच्छा, दूसरी बात एक है कि बी वेरी ऑब्जेक्टिव. आप क्या बोल रहे हैं आपके डॉक्टर को, क्योंकि देखिए, उल्टी हुई है, आपको हुई है, घर पे हुई है. आई डोंट हैव एनी वे टू असेस द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टेटमेंट. आप मुझे बोलेंगे कि मुझे 8 उल्टी हुई है, मैं 8 माननी पड़ेगी मेरे को. आप मुझे बोलेंगे नहीं मेरे को 2 हुई है, तो मुझे 2 उल्टी माननी पड़ेगी ना. मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है असेस करने का कि आपको ना हुआ क्या था घर में. उस बात को छोड़ दीजिएगा कि इतनी उल्टियां हो गई कि डिहाइड्रेशन में आया मेरे पास में, तो बात अलग है. इतना डायरिया हो गया कि डिहाइड्रेशन में आए हैं. इतना नौशिया हो रहा था आपको कि आप कुछ 4 दिन से कुछ खा नहीं पा रहे हैं, है ना. उस बात को जाने दीजिएगा. बाकी उसके अलावा बी ऑब्जेक्टिव इन यू नो व्हाट यू रिपोर्ट टू अस. सिंपली बिकॉज आप जो मुझे रिपोर्ट करेंगे, मैं उसी हिसाब से आपका इलाज में कर सकता हूँ आगे. आप मुझे बोलेंगे कि मुझे 10 उल्टियां हुई है, देयर इज नो डिहाइड्रेशन, देयर इज नो नथिंग, आप मुझे आए भी नहीं दिखाने, 10 दिन के बाद में आके कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी कीमो के बाद में 10 उल्टियां हुई थी मेरे को, यू नो, देन उसमें फिर उस तरह की स्थिति के अंदर भी प्रॉब्लम होने लगती है. यू नो, आई वोंट नो कि कितना सही है कि कितना गलत है. ठीक है, आप भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर में फिर इवैल्यूएशन में मुश्किल हो सकती है. लेकिन एज अ रूल ऑफ द थंब बताइए सारी बात आपके डॉक्टर को, ऑब्जेक्टिव रह के कि डॉक्टर साहब 2 उल्टी के जैसा लगा मेरे को, एक बार उल्टी आई थी, एक दिन खाना नहीं खा पाया. एब्सोल्युटली फाइन, एकदम ठीक है. और ज्यादा होती है आप फोन कीजिएगा, आपके किसी घर वाले को बोलिएगा, ताकि वो फोन करे. ट्रीटिंग डॉक्टर को सब बात मालूम होनी चाहिए, ये बात है. दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. Sorry. Hello. 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 हेलो. कोई कुछ बोलना चाह रहा है शायद. लाइन में मुझे लग रहा है मुश्किल हो रही है. Yes, sir. Some network connectivity issue with Dr. Avik, sir. निर्विक, will you please check out क्या हो रहा है? Yes, sir. Sir, meanwhile, there is one question before Dr. Avik sir joins. Sir, can you please shed a light on what is interferon therapy? What is interferon therapy? Yes, sir. Okay. Now, as with any other thing, interferons are a group of drugs, are a group of injectables, which were thought that there would be a huge advancement in cancer treatment. If I remember correctly, the interferons were introduced sometime in the 80s, अगर मुझे ठीक तरह से याद है तो. There was a huge hype when they were introduced, and they did give us some effects, some results, especially in kidney cancers.
किडनी कैंसर में कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास में ट्रीट करने के लिए आज के 10-12 साल के पहले तक भी, तो वी यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ इंटरफेरॉन्स इन दोस ट्रीटमेंट। इंजेक्टेबल होता है, ठीक है, और लेकिन अब किडनी कैंसर के अंदर में मेरे को इंटरफेरॉन्स का एक इंडिकेशन याद है, एक इंडिकेशन आता है मुझे इंटरफेरॉन्स का। और आज के 20 साल पहले जब मैं इंडिया वापस लौट के आया था तो हमने किडनी कैंसर्स के अंदर में काफ़ी इंटरफेरॉन दिए थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं देते हैं क्योंकि और अच्छी दवाइयाँ उससे ज़्यादा आ चुकी हैं। तो इंटरफेरॉन्स का वो रोल था ये, और अब तो बहुत स्पेसिफिक रोल है इंटरफेरॉन्स का। किडनी में अगर कुछ भी और नहीं काम कर रहा हो तो मे बी आई वुड वांट टू यूज इंटरफेरॉन, लेकिन वो भी आई डोंट थिंक इज मच ऑफ अ चॉइस नाउ। Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. But who thought of this interferon now? Nikhil? Sir, I have received this question on WhatsApp. I think there was one patient who was taking interferon therapy for quite a long time. Okay. So that was the reason, sir. That's the reason, sir, I asked you. Okay. So interferons and interleukins, these were used for kidney cancer treatment, लेकिन अब तो कोई. So nowadays nobody is actually using this. Uses interferons and interleukins. Yeah. Okay. These drugs are lived by their use by date. All right. Yeah. Thank you, sir. So, and what does this mean, sir? How far we are using CRISPR-Cas9 for the treatment of different cancer? Now, you will have to first enlighten me, Shero Shairi, about what is CRISPR-Cas9. I really don't know what is CRISPR-Cas9. आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या चीज है ये. Who's representing Shero Shairi over here? I don't think there is anybody here. Avik, you have any idea what is CRISPR-Cas9? So it might be CAR T-cell therapy. Sorry? CAR T-cell therapy हो सकता है क्या फिर? I don't know क्या चीज है CRISPR-Cas9. I really don't know what is CRISPR-Cas9. मैं भी देखा नहीं. Maybe any investigational drug which is in the development phase, not routinely used. Okay, from what I have checked out just now on, it is a gene editing tool and might be remembered in the history as the most influential technology in sciences. Okay, I think I may be, well, मेरे पास में सब कुछ तो पढ़ने का टाइम होगा नहीं है, but you know, CRISPR-Cas9 genome editing. I don't know about genome editing, but we have a thing called genome sequencing. NGS बोलते हैं उसको, next gen sequencing से. उसमें क्या करते हैं हम लोग कि we for all the tumors and things we send the sample for NGS, next gen sequencing. उसमें जो ट्यूमर का जो जीनोम होता है वो सारा बता देता है हमको, right? और उसमें ये भी बता देता है कि कौन सी जीन में कौन सा म्यूटेशन है और उस म्यूटेशन के अगेंस्ट में कोई ड्रग है क्या हमारे पास में. तो ये yes, it is used for now genetic tool for elimination of a particular gene. I don't think we are there as yet. I am sorry for my ignorance, but I really don't think we are there as of yet कि जिस आदमी की कोई जीन खराब हो हम उस जीन को ही निकाल दें. लेकिन हाँ ये है कि जिस आदमी की कोई जीन खराब है, अगर कोई म्यूटेशन है उसके अगेंस्ट में, काफी जीन म्यूटेशंस के अगेंस्ट में ड्रग्स हैं हम लोगों के पास में. तो अगर उस आदमी को उस जीन का म्यूटेशन है और उसके अगेंस्ट में ड्रग है तो वो दवाई लेने से फायदा जरूर होता है उसको. सो वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ NGS these days, next gen sequencing, to help us with cancer treatment. Thank you, sir. And now that we are talking about NGS and next gen sequencing and all, Nikhil is here from Lilac, and let me tell you that these people from Lilac, they do an excellent job
for me for NGS. So I'm really happy with what you do, Nikhil. Thank you, And sir. your results are great. And the best part that I like about your lab is that your doctors are so easily available. You know, you can ring them up at any time, ask for an explanation, and they are so, I mean, so friendly and so forthcoming. अच्छा लगता है. Good. Thank you so much, sir, for your feedback. Thank you. Thank you, sir. So, how far we are using CRISPR-Cas9 for treatment of different cancer? Well, I just said कि I don't know how far we are from eliminating a defective gene from the human system. I really have no idea about that. But then, yes, we are using one step short of it, if I may call it that, about next-gen sequencing. We are able to sequence the genome of the tumor, you know, find the mutation, and if there is a drug against it, we can use it. ये कर पाते हैं भाई अभी आज की तारीख में तो, है ना? So, I think we are at the close of our discussion. I think how much time do we have left? Another 5 minutes, I believe, Nikhil. कितना time Yes, sir. Sir, we have still 5 minutes. We still have 5 minutes. So, anybody, I mean, who's got a question left or needs something to ask or some doubt to clear in his mind, we are all here. सर एक चीज अगर पूछ सकता हूँ कि in a very simple question in a layman or common man's language from patient's perspective कि जैसा कि पहले केमोथेरेपी के बारे में लोगों के मन में एक डर था कि बहुत ज्यादा उल्टी होगा और बहुत ज्यादा इसमें साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटीज होगा. But with the advent of newer drugs, newer anti-emetic drugs, हम लोग कितना कैपेबल और कितना एफिशिएंट हैं वो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने में, और अगर हो भी जाता है 2-3 बार तो अगर हो भी जाता है 2-3 बार से ज्यादा तो कितना इफेक्टिवली वी कैन कंट्रोल द एमएसिस, कंट्रोल द वॉमिटिंग ऑफ द पेशेंट. Like with aprepitant and other जो newer drugs आए हैं, ये कितना effective है सर आपका experience? Avik, you asked me a very good question because I have been practicing medical oncology chemotherapy from the year, let me see, 88 onwards, right? 87 I did my MD and 88 I joined the All India Medical Institute in New Delhi as a senior resident, and I was assigned to chemotherapy. There we have seen in the OPD in the ward, we are injecting chemotherapy in the vein. While we are injecting, the patient is vomiting. You know, I have seen those times. Endoxon, adriamycin, 5-FU, we would inject into the vein directly after a shot of Reglan maybe. उस ज़माने में Reglan से ज़्यादा और कुछ था नहीं. So, and we were injecting and the patient was vomiting. And, you know, in those times, you could not blame the patient for vomiting because we didn't have effective antiemetics and we didn't exactly know how to administer chemotherapy drugs also. We thought intravenous is the best route and slow IV push is the best way to do it. Right. Then came ondansetron, and a huge jump ondansetron. Okay. Then we learned that instead of gradual slow IV push, we could give it as a half-an-hour infusion. Endoxon, adriamycin, and things, you know, we could give a slow infusion, 100 ml में डाल के या के 250 ml के अंदर में डाल के. Just imagine, we used to give cisplatin as slow IV push. We've done that. Okay. But now with the advent of these palonosetron, granisetron, ondansetron, fosaran, aprepitant and things, now what I see is that there is hardly a
5% incidence of vomiting in patients. And that too, is limited to about 1 or 2 vomits maybe in the entire 3 to 4 day period after the chemotherapy. I'm not saying कि लोगों को नहीं होती vomiting, होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है. 100 में से 5 को होती होगी और 2-3 से ज़्यादा तो फिर भी नहीं होती है. This is what my experience has been over the years. You asked me a good question. Yes, yeah. तो आई थिंक आज की मीटिंग का अपना टाइम भी खत्म हो रहा है, तो आई थिंक आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं निखिल. यस सर. तो अगला मीटिंग विल बी मई का जो लास्ट सैटरडे है, अपन उसमें मीटिंग्स है. महीने की जो लास्ट सैटरडे है उसमें मीटिंग रखते हैं अपन 2 से 3. ऑलराइट. 29th is coming, sir. So we'll keep it on 29th. 29th May will be the next meeting. And yes. In the meanwhile, I mean, if you have any, is it 29th a Sunday, Nikhil? Sir, just give a moment, sir. 28 maybe. 28, correct. Yes. 28. Yes. तो 28 को रखेंगे, है ना? इस बीच में, I mean, if you people have read something about it और अगर कुछ clear नहीं है तो उस दिन बात करते हैं बैठ के. Okay. Definitely, sir. Definitely. So, thank you, Nikhil. Thanks a lot, sir. Very much. Thank you, Avik, and thank you, Dr. Kabasi, for coming in. And have a good day. Have a good weekend. Same to you, sir. Bye-bye. Take care.